अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव विद सदाकत हुसैन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना वायरस के वार बदस्तूर जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों में हलाकतों की तादाद 45 से ज़्यादा हो चुकी है। दूसरी जानिब अवाम पर महंगाई का एक और पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां जारी हैं। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत में 13 से 15 रुपये इजाफे की सिफारिश कर दी है। हुकूमती माशी पॉलिसियां ताहाल मंजराम से गायब हैं। कारोबारी हलकों में तशवीश का आलम पाया जाता है, जबकि गरीब अवाम एहसास प्रोग्राम और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की उलझनों में फंसकर रह गई है। इमरान खान साहब का दौरा पंजाब बड़ी अहम निगाहों से देखा जा रहा है। इस वक्त माशी तरक्की, अमन अमान की सूरत हाल और ज़रूरी तरक्की पर खासतौर पर कुछ इजलास मुतवक्को हैं। इन्हीं अहम उमूर पर हम प्रोग्राम में बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं फौजिया सिद्दीकी साहबा, सेक्रेटरी इत्तलात शोबा खवातीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। खुशामदीद कहते हैं जी आपको। साहबजादा मुअज्जम साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। खुशामदीद कहेंगे सर आपको। आली हुमायूं मिर्जा साहब, सीनियर तजियाकार, हमारे साथ मौजूद हैं जी। खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में आपको। बातचीत का सिलसिला इन्हीं अहम उमूर पे जारी रहेगा। साहबजादा मुअज्जम साहब, इस वक्त हुकूमती माशी पॉलिसियां तो मंजर आम से गायब है और अवाम इस वक्त जो दो अहम उमूर अवाम को दरपेश हैं वो है एहसास प्रोग्राम बामुकाबला बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। क्या कहेंगे इसके हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मैं इसके ऊपर कुछ चीजें माजी के दौर दरीचों के अंदर आपको लेके जाऊंगा और पिछले 2.5 साल के अंदर जो पॉलिसीज आपके सामने हैं कि कोई रोड मैप हमें देने में नाकाम रही वफाकी हुकूमत, और महंगाई का हाल जो है वो बद से बदतरीन दर्जों के अंदर जो है वो दाखिल होता जा रहा है और हर एक हफ्ते, 1 महीने, 2 महीने के बाद कुछ ना कुछ बढ़ने की, या तो पेट्रोल प्राइस या बिजली की कीमत या गैस की कीमत या आटा महंगा हो जाता है या चीनी महंगी हो जाती है। तो लोग जो है वो तब्दीली जो है वो हकीकी तौर पर तबाही साबित हुई है। और जो आपने बात की कि एहसास और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, देखिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम साल साल से गरीब आवाम को मैं उनकी दिलजोई कर रहा था, उनके जख्मों पे मरहम रख रहा था। प्रोग्राम वही है, नाम चेंज करके उसके ऊपर ये, क्योंकि एक्चुअली इनकी आदत रही है कि किसी भी प्रोग्राम यानी जो मंसूबे पुराने हों उनके ऊपर जाके तस्वीरें खिंचाना, उनके साथ अपने तख्ती लगा लेना, ये एक वतीरा रहा है। और जिसके ऊपर सेनेट में भी बात हुई है, जिसके ऊपर पार्लियामेंट में भी बात हुई है, और पीडीएम के जलसों में भी आप ये सुनते रहे हैं कि ये मजा तो जब है जब आप अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज लेके आए जो लोगों को डिलीवर करे, जो चीजें चल रही हैं। अब मिसाल के तौर पे आपने अभी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात की, अभी हम एक और कार्ड लॉन्च करने जा रहे हैं सिंध के अंदर, बेनजीर मजदूर कार्ड के नाम से। आपको मालूम है सईद गनी साहब ने उसका सेहत और मेडिकल मजदूर, क्योंकि हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जब भी बात की है, गरीब की बात की है, मजदूर की बात की है, एक मुतवस्सित इंसान को रिलीफ देने की बात की है। और भुट्टो साहब का भी मंशूर आपको पता है कि रोटी कपड़ा और मकान के हवाले से हमने जब भी बात की तो उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा हमने, अब आपके सामने स्टील मिल आपके देख लें, मतलब ये जो लोग बात करते थे करोड़ों नौकरियों की, जो लोग बात करते थे पूरी दुनिया जहान से लोग आकर यहाँ पे नौकरियां लेंगे, आज यहाँ पे इस मुल्क के अंदर ये हाल है कि जिन बेचारों को नौकरियां मिली भी थी वो भी बेचारे नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं। और कोरोना वायरस की वजह से एक इतनी वबा, इतनी बड़ी वबा, इतनी खतरनाक वबा का पूरी दुनिया को सामना है, और उसके बावजूद जो है वो रिलीफ देने के बजाय वफाकी हुकूमत की तरफ से बिल्कुल एक तरफ तो अहम तरीन उमूर कोरोना वायरस और दीगर मुल्की माशी तरक्की इस वक्त बड़ी दाव पे लगी हुई है, तो सिर्फ यही एक मसला क्यों दरपेश है कि इस वक्त जो एहसास प्रोग्राम और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो शिद्दत से मुकाबला जारी है और हर जगह इसी कार्ड से खेला जा रहा है? देखिए मुकाबला, जैसे कि वैसे तो मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने प्रोग्राम में मदऊ किया, लेकिन जैसे कि मेरे भाई बात कर रहे हैं और आप भी बात कर रहे हैं, एहसास प्रोग्राम और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, इसका तो वैसे कोई मुकाबला ही नहीं है। अगर देखा जाए तो आपके पास जब ये एहसास प्रोग्राम शुरू हुआ और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो इन्होंने शुरू किया हुआ था, उसके अंदर से जो आपको रिजल्ट मिला, जब सानिया नश्तर ने इसके अंदर पूरी स्क्रूटनी की तो उसके अंदर से 8.5 से 9 लाख जो लोग थे वो 19 ग्रेड 18 ग्रेड, मतलब आप देखें गवर्नमेंट गजट ऑफिसर्स के रिलीफ क्या मिला, मतलब आपके मतलब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो आप लोगों ने बड़ा बनाया हुआ था वो गरीब तक तो पहुंचा ही नहीं। उसका तो अगर आपने एहसास होता तो आप वो गरीबों तक पहुंचाते, जो जिनका हक था उनको तो मिलता,
लेकिन आपके पास तो वही बात है कि आपने उसके थ्रू भी करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ था, और लोगों का इस तरीके से पैसा, गरीब का हक खाना। आप मुझे बताएं ये मुकाबला कैसे होगा? अभी आप एहसास प्रोग्राम का देखें, आप सारा काम जो है वो कंप्यूटराइज हो रहा है, सारी चीजें उसके हर जगह सेंटर बने आवाम हुए तो फिर भी लाइनों में लगी हुई है, आवाम तो देखिए और हर लाइन में, लपे शिकवाई आवाम है। को लाइनों में हमने नहीं लगाया, आवाम को लाइनों में 35 साल 40 साल से, बल्कि ये जब से पाकिस्तान बना यही आवाम पाकिस्तान की लाइनों में लगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि चीजें ऑनलाइन आए बेहतर और हो सके। आवाम का जो है ना लाइनों में लगना खत्म हो। अब बात ये कि गरीब इतना गरीब होता जा रहा है, और ये हमारी वजह से गरीब नहीं हो रहा है। ये आप देखें, इमरान खान साहब जो है वो पहली दफा वजीर आजम आए, ठीक है, इनके लिए तो 2-2 3-3 दफा वजारतें ले चुके हैं इनके लोग, और इनकी मतलब लीडरशिप उनकी रही है, तो फिर इन्होंने वो पॉलिसी मेकिंग क्यों नहीं की? इन्होंने वो चीजें अवाम को क्यों नहीं दी कि अवाम रिलीफ हासिल करती? आज जो ये हमारे ऊपर रोना रो रहे हैं, महंगाई का बम गिरा दिया, तो आप ये बताइए कि महंगाई का बम हमने नहीं गिराया। आपकी जो 70 साल पॉलिसी आप लोग लेके चल रहे हो, 40 साल में सिंध की हुकूमत की बात करूंगी, 35-40 साल से तो इन्हीं की हुकूमत है ना, तो गवर्नर भी इनका, चीजें भी इनकी, सीएम, मैं तो सिंध की बात करूंगी, सीएम इनका, तो क्यों नहीं ऐसी चीजें लेके आए कि आपका कराची शहर इन्होंने लड़काना बना दिया है। आप ये बताएं, कराची को तरक्याती उस पे होना चाहिए था, कराची तरक्की करते करते बल्कि इन्होंने तो कराची को सिंध का, इंटीरियर सिंध की तरह इन्होंने उसका हाल कर दिया है। ये बताइए कि ये जो कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, आप मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत तो बताएं, कराची शहर की क्या मनफी और मुस्बत दोनों तो चीजें भी देखने की मिल रही हैं। अली हुमायूं साहब की तरफ जाएंगे। मिर्जा साहब, मुझे बताइएगा कि 2 साल कारकर्दगी बामुकाबला 70 साल कारकर्दगी, आप इस पे क्या रोशनी डालेंगे? 2 साल भी तो कारकर्दगी के लिए मिले थे, अगर 70 साल का रोना 2 साल बैठ के रोया जाए तो अगले 3 साल क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, अर्ज ये है कि जैसे आप फरमा रहे हैं ना कि 70 साल का रोना, तो 70 साल में क्या रोना रहा है, कभी इस तरफ भी गौर किया जाए ना। साल ये है कि यहाँ पे गुज़िश्ता 70 सालों में कितने जमहूरी दौर रहे हैं। मैं ये, मेरे यहाँ मेहमान साथी बैठे हैं, आप बैठे हैं, मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप इस मुल्क में डेमोक्रेटिक सिविलियन रूल के हामी हैं या नहीं है? पहली बात तो ये मुझे जवाब दे दीजिए। बिल्कुल। तो सवाल ये है भाई, 70 साल के अंदर इस मुल्क में अयूब खान, याहिया खान, जियाउल हक, परवेज मुशर्रफ, इनकी कोई बात ही नहीं करता। कितने साल रूल किया अयूब खान ने जी, कितने साल रूल किया जियाउल हक ने, कितने साल रूल किया परवेज मुशर्रफ ने? ये तमाम के तमाम इस मुल्क के ये आने वाले ये डिक्टेटर इस मुल्क की तबाही के जिम्मेदार हैं जी। और कब तक हम इन बातों पे पर्दा डालेंगे? तो जमहूरी हुकूमत के दौर में बनी ना सर, क्या चीज? माफ जितनी कीजिएगा, पॉलिसियां बनी, जितने कानून वगैरह इम्प्लीमेंट किए गए, वो तो जमहूरी दौर में ही किए गए। कौन से कानून? मौका काम करने का तो जमहूरी दौर में भी मिला है सर। ये 2 साल के अंदर होने वाले असेंबलियों के कवानीन को आप कवानीन मानते हैं? माफ कीजिएगा, मेरी दरखास्त सुनिए जी। अर्ज ये है कि जो कुछ इस असेंबली के अंदर हो रहा है, ऐसा डिक्टेटरों के दौर में भी नहीं हुआ, और ये तजर्बे कब तक होते रहेंगे? अब तो सर झगड़ों के अलावा भी बहुत कुछ देखने देखिए, आप मुझे इंटरप्ट ना कीजिए, मेरी आपने एक सवाल किया, उसका जवाब आप ले लीजिए। जी जी। देखिए, ये मैं इसमें ये जरूर कहूंगा कि डिक्टेटर्स के साथ साथ वो सियासी फोर्सेस जो मुख्तलिफ अदवार में डिक्टेटर्स का ये आलाकार बनती रही हैं जी, एस्टेब्लिशमेंट का ये आलाकार बनती रही हैं, तो ये मामलात तो हुए। तो सियासतदान भी किसी हद तक इसके जिम्मेदार हैं। दूसरी बात, ये फौजिया साहिबा ने जो कही, ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और एहसास प्रोग्राम का कोई मुकाबला नहीं है जी। क्योंकि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लाजवाब प्रोग्राम है। मैं इनसे सवाल करता हूं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बाद एहसास प्रोग्राम में अब तक कितने लोग रजिस्टर हुए हैं, मुझे बताएं। लाखों की तादाद हुए जी। मैं वो लोग हैं ना जो रजिस्टर्ड हो गए। अब सवाल ये है कि मेरे भाई, ये मुल्क के 70% 65 से 70% लोगों का ये हाल है कि वो किसी सपोर्टिव प्रोग्राम का इंतजार कर रहे हैं। ऐसी मुआशी बदहाली इस मुल्क में पैदा हो गई है 2 सालों के अंदर। क्या बात करते हैं भाई? जो यानी मैं हर इदारे को मलाइन, सबसे एक इदारा रह गया जो बहरहाल
इन मामलात में इन्वॉल्व रहा है, लेकिन उसको इतना मलाइन कभी किसी ने किया एस्टेब्लिशमेंट को? आपसे सवाल करें, मुल्क में महंगाई हो रही है, फौज और हम एक पेज पे। मुल्क में मुआशी बदहाली हो गई है, फौज और हम एक पेज पे। अरे भाई, ये आपने इतने कर्जे ले लिए, 70 साल तारीख में इतना कर्जा किसी ने नहीं लिया। इसमें भी फौज और वो एक पेज पे हैं आपके ख्याल? वो ही कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा। ये आप उनके प्रोग्राम्स उठा के देख लें मेरे भाई, उन्होंने मलाइन की। तो बसार ये है कि जब तक आप यहाँ पर जो जेन्युइन पॉलिटिकल फोर्सेस है, अगर पीटीआई अपने आप को एक जेन्युइन पॉलिटिकल फोर्स समझती है या बनने जा रही है, तो उनको इस पॉलिटिकल फोर्स, इन पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ मिलकर कोई बात, कोई ऐसा मामला करना पड़ेगा। अदरवाइज जी बिल्कुल। साहबजादा मौजूम साहब, कोई रास्ता नहीं है। साहबजादा मौजूम साहब आपसे जानेंगे, क्या मुल्क की मईशत इन्हीं प्रोग्रामों के जरिए तरक्की कर सकती है? मुझे बताइए कि आलमी पॉलिसियां क्या हमें यही मैसेज दे रही हैं? आलमी जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, क्या उनकी कामयाबी का राज सिर्फ यही है कि अवाम के लिए बी ग्रेड जो है प्रोग्राम्स जारी कर दिए जाएं और मुल्क में सिर्फ अफरा तफरी की सूरत हाल को कंट्रोल करने में 2 साल गुजार दिए जाएं, डेमोलिशन और न्यूली डेवलपमेंट पॉलिसीज के ऊपर सिर्फ रंगारंग महफिल की जाएं और कारकर्दगी कोई सामने ना आए? क्या रोशनी डालेंगे? देखें, मैं आपसे कुछ अर्ज करूंगा। अभी आपने थोड़ी देर पहले एक सवाल किया कि 2 साल की कारकर्दगी या 70 साल की कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं। अगर आप ये सवाल करते हैं कि 2 साल का कर्जा और 70 साल के कर्जे को आप कैसे कंपेयर करते हैं, तो मैं उसका जवाब देता कि 2 साल के अंदर 70 साल से ज्यादा लिया गया। जी जी। फिर बात मेरी बहन कर रही थी कि मैं सिंध की बात करूंगी। मैं बहन से सवाल ये करूंगा, इसका जवाब जब मैं बात कंप्लीट करूं तो वो दें कि सिंध की बात क्यों करेंगी, केपीके की बात क्यों नहीं करती? 7 साल से वहां पे हुकूमत है ना, वहां पे कितनी यूनिवर्सिटीज बनी, कितनी दूध की नहरें बही, उधर पे कितने गरीबों को कितना आपने जो है वो सपोर्ट किया, कॉलेजेस में क्या हुआ, नौकरियां कैसे मिली, मजदूर का क्या भला हुआ, वो सब कितनी हम करने में। और दूसरी चीज ये है कि जिस वक्त हुकूमत आने वाली थी उससे पहले 100 डेज प्लान दिया गया था। जी जी। 100 दिन का प्लान, 3 महीने में असद उमर आएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा और वो हो जाएगा। आज 2.5 साल हो गए, वही बातें, ये इतने साल रहे थे, वो इतने साल। अरे भाई, हम आपसे आपकी कारकर्दगी पूछ रहे हैं, हम अपनी नहीं पूछ। हम तो बुरे थे, आप तो बहुत अच्छे थे, आप तो सादिक और अमीन थे, आप तो डीपीओ भी नहीं हटाते, आप बीआरटी तोड़ के भी नहीं बनाते, आपकी बहन जो है वो सिलाई मशीन भी नहीं करती, वो सारी चीजें वो ठीक है, लेकिन हम तो चले ठीक थे। लेकिन आपने 2.5 साल के अंदर क्या किया? और रही बात जो आपका अभी जो आपने सवाल किया कि डेवलपमेंट पॉलिसीज, देखें पॉलिसी बनाना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन पॉलिसी के साथ इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, आपने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हमने शुरू किया, आपको तो कोई ऐसे हालात क्रिएट कर देने चाहिए थे मुल्क के अंदर कि लोगों को इनकम सपोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती जी। आपको तो इतनी नौकरियों की फरावानी कर देनी चाहिए थी। आपने अफराद-ए-ज़र जो आपकी इन्फ्लेशन रेट है उसको आपने बेहतर करना चाहिए था, एक्सपोर्ट्स बेहतर होती, इंपोर्ट्स के अंदर आप जो है उसको, लेकिन आपके पास कोई रोड मैप नहीं था। आप सिर्फ बंदे हटाते रहे, 2.5 साल के अंदर अभी तक आप बंदे ही हटा रहे हैं। पहले आपका फाइनेंस मिनिस्टर था, ये नौकरी छोड़ के आया वहां से, अब ये यहाँ पे उधम कर देगा। जिसको आप सीधा टिल्ली बोलते थे, आज उन्होंने आपने इंटीरियर मिनिस्टर लगा दिया। जिन लोगों के बारे में आपने मतलब खुद इमरान खान साहब के जो बयानात हैं, उनके बयानात आप देखें पिछले अदवार के अंदर, और अब जो है वो उनके बिल्कुल ही बरक्स हैं। आप मुझे बताएं कि वो मासूम जाने जो जाया हुई, उनसे डट के खड़ा रहा ना इमरान खान साहब, डट के खड़े रहे उन लाशों के सामने। आप मुझे बताएं कि किसी मुल्क में आज जो बाइडेन अमेरिका के अंदर एक उस जो सियाह फाम जो इंतकाल हुआ उसके बच्चे के आगे घुटने झुका के जो खड़ा हुआ है, वो उस मासूम बच्चे के आगे नहीं खड़ा, वो सोच के खिलाफ खड़ा हुआ है। मैं ये समझता हूं कि जो अवाम दोस्त, जो अवाम दुश्मन सोच है उसके खिलाफ खड़ा। तो ये चीजें हमें एक लीडरशिप नजर आनी चाहिए जो कि पूरे मुल्क में नजर नहीं आ रही। सिर्फ और सिर्फ लोग पीडीएम के जलसों को क्यों कामयाब करें? इसीलिए क्योंकि वो तंग आ गए हैं, वो महंगाई से, लॉलीपॉप से। रात को डीजल निकल रहा है, पता नहीं समंदर में फैसल वाडा साहब आते हैं, कल ये होने वाला है, वो होने वाला है, अब वो बिल्कुल ही गायब हो गए। वो चौहान साहब आते हैं, आज ये हो गया, आज वो हो गया, जंग लग रही है, फलाना। जी बिल्कुल, मंजर से गायब सियासी रहनुमा और जितने भी हमारे मुंतखब अराकीन हैं, उन्हें भी ढूंढने में अवाम लगी हुई है कि वो कहाँ है। वक्त है नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे कि अगले 3 साल की जो हमारे पास मुद्दत बची है, इसमें हमारी पॉलिसीज किस तरफ जा रही हैं। अगर हम नुक्ताचीनी और मुकाबलाबाजी की सियासत से हटके अगर एक वाज़े एक रोड मैप की बात करें तो वो क्या होगा, जानेंगे फौजिया सिद्दीकी साहिबा से आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम सवाल छोड़ के गए थे कि आज के बाद जो आने वाले 3 साल है उसमें हमारी वाज़ेह पॉलिसी तरक्की के हवाले से, अवाम की रिलैक्सेशन के हवाले से क्या हो सकती है, हमने जानने की कोशिश की इससे पहले भी, लेकिन फौजिया सिद्दीकी साहब से दोबारा से जानेंगे कि अगर तनकीद की सियासत को साइड पे रखा जाए और मुकाबलाबाजी से अगर गुरेज किया जाए तो आने वाले वक्त की हकीकी पॉलिसी क्या वाज़ेह हो सकती है, हुकूमत की तरफ से। जानेंगे जी आपसे। देखें, बात ये कि जैसे कि हमारे जो भाइयों ने बात की तो वो ठीक है, तनकीद ये भी कर सकते हैं, तनकीद हम भी करेंगे, हम इनके ऊपर करेंगे, ये हमारे ऊपर करेंगे। जाहिर सी बात है ये अपोजिशन में इनका हक है, ये कर सकते हैं, हम हुकूमत में ही हमसे सवाल भी कर सकते हैं। और आजकल की जमहूरियत को तो हुस्न भी यही हो चुका है। यही है कि अगर ये तनकीद नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि और बेहतर कैसे करनी है चीजें। हम इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर काम कर रहे हैं। पॉलिसी जैसे कि आपके सामने मईशत की पॉलिसी जैसे ये लोग छोड़ के गए थे उसको स्टेबल करना, फिर हमारी सबसे बदनसीबी ये हुई कि हमें जो मिला ना वो कोविड मिला। सबसे हम स्टेबल करने ही जा रहे थे अपने मामलात को, लेकिन उसमें हमें कोविड ने 1 साल जो है वो जो पूरी दुनिया को उसने सेटबैक दिया वो बहुत खतरनाक था। ठीक है, अब चीजें इंशाल्लाह ताला सारी बेहतर हो रही हैं। जैसे नौकरियों की बात करी तो हम इंडस्ट्रीज को, आप फैसलाबाद की इंडस्ट्रीज का जरा भी आप पता भी कर लीजिए, आप अपनी इन्फो ले लीजिए कि कितनी बंद इंडस्ट्रीज को हमने दोबारा चलाने की कोशिश की है। जिस तरह से बिजली के नरखों में कमी की गई है इस हवाले से कि जो इंडस्ट्रीज को खास तौर पे, और जो उनको जो रेट ज्यादा दिए जाते थे वो कम किए गए हैं ताकि वो इंडस्ट्रीज दोबारा सर्वाइव कर सकें। जब इंडस्ट्री सर्वाइव करेंगी तो डेफिनेटली आपकी जो वर्क पावर है यानी लेबर है या लोगों को जो जॉब्स हैं वो आपकी जाहिर सी बात है वो दोबारा से रिस्टोर होंगी। क्योंकि जो फैसलाबाद की इंडस्ट्रीज हुई, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कितनी बंद हो गई थी, इन्हीं के दौर में कितने लोग जो है वो बांग्लादेश शिफ्ट हो गए। वो आज हमसे सवाल किया जाता है कि ये कैसे हुआ, जबकि आपकी तो हुकूमत थी, आप तो बोलते हैं डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक हुकूमत से आए हैं यानी फौज से नहीं आए हैं, आप अपनी मेहनत से आगे आए। तो वो तो खैर सबको ही पता है, लेकिन अभी इंडस्ट्रीज शुरू होने जा रही हैं, ये मैंने एक मिसाल दी है। इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीजें ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं जो आने वाले कमिंग 6 मंथ्स में आपको वो चीजें नजर आना शुरू होंगी कि किस तरीके से जॉब। अच्छा, फिर दूसरी बात ये ऑनलाइन सेक्टर पे काम हो रहा है, जो ऑनलाइन सेक्टर पे वो उस तरह से काम कर रहे हैं जैसे कि अभी कुछ चीजें हमारी इसमें पेंडिंग में है जो सुप्रीम कोर्ट में भी हैं कि क्रिप्टो करेंसी और पता नहीं कौन कौन सी चीजें इस तरह के मामला उसमें आईटी सेक्टर के अंदर हम आईटी सेक्टर को भी इंशाल्लाह इंप्रूव करने जा रहे हैं जिसमें मिलियंस ऑफ जॉब्स मिलेंगी। और जो लोग, क्योंकि देखें पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत टैलेंट है जो बेसिकली कनेक्ट ऑनलाइन सिस्टम से होना चाहता है और वो चाहते हैं कि हमें जो लोग हैं, आप देखें आने वाला वक्त भी आपका सारा ऑनलाइन पे चला जाएगा, आपके मार्क्स ले लें, आपकी हर चीज ऑनलाइन पे जा रही है, तो लोगों को इस तरह से भी जॉब मिलेंगी। और यहाँ जो हुकूमत इंशाल्लाह ताला कोशिश कर रही है वो आपकी जो बंद इंडस्ट्रीज हैं वो दोबारा से चीजें उनको बहाल किया जाएगा। और इस तरीके से, और ये अगर बात कर रहे हैं स्टील मिल की, तो स्टील मिल का मैं जवाब देती चलूं कि स्टील मिल का बेड़ा गर्क किसने किया? स्टील मिल का बेड़ा गर्क हमने तो नहीं किया, उसके अंदर आपकी लेबर के ऊपर हुकूमत किसकी रही कितने अरसे तक, उसके बाद फिर आपने स्टील मिल को बेचने की कोशिश की, कितनी दफा तो नवाज शरीफ दौर में उसको बेचने की कोशिश की गई लेकिन वो ऐसा हो नहीं सका। तो बहुत सारी चीजें हैं। और डेमोक्रेटिक, जैसे मेरे भाई ने बात की थी कि हुकूमत जो है वो जमहूरी हुकूमत नहीं है, मैं फख्र से कह सकती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो डेमोक्रेटिक है, वोट से आई है, किसी फौज की सरपरस्ती से नहीं आई है कि किसी जनरल कर्नल का हाथ था इमरान खान के ऊपर तो वो जो है वो वजीर आजम बन गए। जबकि आपने साबिक हुक्मरानों को देखा है कि किस तरीके से किसके जहां पांव पकड़े और किसके गिरेबान पकड़े या किसके किस तरह से मतलब मामला करके। जी बिल्कुल, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। तो अली हुमायूं साहब का थोड़ा सा तजिया भी लेते हैं सवाल से। देखें जी, बंद इंडस्ट्रियां और मुल्की जो इंडस्ट्रीज हैं, मुल्की जो इदारे हैं जो कि पाकिस्तान को एक वक्त में चलाते थे, उनको बेचना ही मसाइल का हल रहा है पाकिस्तान में। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? और आज जैसा कि एक तरफ कारोबारी जो बिरादरी हमारी ताजिर बिरादरी वो इंतहाई तफ्तीश का शिकार है और दूसरी तरफ एक और पेट्रोल बम गिराए जाने की तैयारियां, 13 से 15 रुपए एक रिकॉर्ड इजाफा मुतवक्के है पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर। इसका तो बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, जो खुलने जा रही इंडस्ट्रियां वही बंद हो सकती हैं। असल में देखिए, मैं पहले ये थोड़ा फौजिया साहिबा जो बात कर रही हैं, मैं थोड़ा इसको का जवाब जो है वो देना चाहता हूँ। जी। देखिए, अर्ज ये है कि जैसे ये फरमा रही है ना कि हम ये अच्छी बात है, जमहूरी वो है तो तनकीद, अरे भाई यहाँ तो जो तनकीद कर रहा है वो नैब में जा रहा है, ये आप देख रहे हैं ना, ये सब कुछ हो रहा है। तो ये सब नॉन डेमोक्रेटिक मामला
ये खुद कर रहे हैं, इनको इस तरफ देखना चाहिए। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये है कि देखिए, मुल्क की मईशत तबाह और बर्बाद हो गई। मैं इनसे सवाल करता हूं कि 2.5 साल हो गए आप लोगों को पावर में आए हुए, उससे पहले जो भी आपने इस मुल्क के अवाम को झांसा दिया था और वो झांसे में फंस गए, या तो वो झांसे में फंस गए, ये इनका कहना है कि ये अवाम का वोट लेके आए, हम लोगों में रहते हैं, हमें पता है, हम लोगों से मिलते हैं। देखिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जी 2018 के इंतखाबात। यार, कभी आपने सुना है कि पूरा का पूरा आरटीएस का निजाम ही बैठ जाए? यानी ये क्या है, कौन मानेगा? अब ये बेसिक एक गलती हुई सियासी जो पॉलिटिकल जमातें थी, उनमें से कुछ का ख्याल था कि इस असेंबली में नहीं जाओ, लेकिन पीपल्स पार्टी का उस वक्त ख्याल था कि नहीं, हमें असेंबली में जाना चाहिए। तो वो इनको किसी तरीके से वो टाइम दे दिया, मगर अब मजीद टाइम इनको, अब जो लोग कहते हैं, आप भी कह रहे हैं, 3 साल या 2.5 साल जो भी इनके बाकी रह गए, अगर ये इनको दे दिया तो आप मुझे बताएं इस मुल्क का क्या हाल होगा। तो लोग ये देने को तैयार नहीं है। मईशत बिल्कुल तबाह हो गई। उस वक्त पाकिस्तान में जिस वक्त ये लास्ट गवर्नमेंट थी, ये मुस्लिम लीग नून जी, तो उस वक्त क्या इंडस्ट्री नहीं चल रही थी, रोजगार नहीं था, बेइंतहा था, सारे मामला थे। कभी आपने देखा कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो सड़क पे आ जाए, एहतजाज करें? अरे भाई, ताजिर, इंडस्ट्रियलिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, नर्सेस, तालिबे इल्म, सारे के सारे सड़कों पर। यानी ये कोई इसका मतलब क्या है कि हुकूमत जो है वो डिलीवर करने में बिल्कुल नाकाम हो गई। और अब ये सिम्त, अब इनको फिर ये मुस्तकिल कहा जाता है कि जी वो जमहूरी, उसमें वो 5 साल। अरे भाई, कैसे पूरे करने दें? बेड़ा गर्क हो गया मेरे भाई मुल्क का। और जो कुछ हो रहा है इसमें, ठीक है, जमहूरी रास्ते और भी हैं कि आप वो कहते हैं लॉन्ग मार्च करेंगे, तो फिर ठीक है, लेकिन सर उनका हक है। इंडस्ट्रीज की जो रीओपनिंग का जो मामला है, अगर टैक्सेशन की शरह को बेहतर करके अगर इंडस्ट्री की रीओपनिंग के सिलसिलों को अगर बहाल कर दिया जाए, बजाय इसके कि एक और पेट्रोल बम गिरा के अगर जो इंडस्ट्री थोड़ी बहुत चलनी है वो भी बंद हो जाएगी, तो इस हवाले से क्या राय देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, बात यह है, कहां तक टैक्स देते जाएं लोग? आपके पास उनको देने के लिए कुछ है नहीं। गैस आपके यहाँ नहीं, बिजली आपके यहाँ नहीं, मेन सोर्स है किसी इंडस्ट्री को चलाने के लिए। मैं आपसे सवाल करता हूं, आपके पास वाफिर मिकदार में गैस है, आपके यहाँ बिजली है, जो उनकी बेसिक जरूरत है। जब आप उसी को प्रोवाइड नहीं कर सकते तो कौन सी इंडस्ट्री चलेगी? वो चलेगी, कुछ कमाएगी तो गवर्नमेंट को टैक्स देगी ना, या बंद हुए पे वो जो है वो टैक्स देते रहे? भाई, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे मामलात हैं। और देखें, जमहूरी रास्ते में लॉन्ग मार्च भी होता है, जलसे जुलूस भी होते हैं, ये तमाम मामलात हैं। लेकिन एक बात और होती है जिसकी तरफ ये मेरा ज़ाती ख्याल है, आप लोग इत्तेफाक करें या ना करें, मुझे लग रहा है कि अनकरीब इन हाउस चेंज आने वाला है जी। जो बिहाइंड द कर्टेन जो लोग काम कर रहे हैं, मसाइल हल होने वाले हैं अनकरीब। ये इंशाअल्लाह ताला ये हल हो जाएंगे। और दूसरी बात, ये सिर्फ इनके लिए मैं नहीं कहूंगा, जो दीगर फोर्सेस हैं जो इस वक्त पीडीएम में, सवाल ये है कि उनके पास क्या प्लान है आगे। अगर वो ये चेंज लाने में कामयाब हो जाते हैं तो वो क्या 2.5 साल के अंदर वो लोग इस काबिल हैं कि वो 2.5 साल में आवाम को जो है वो डिलीवर कर सकें? ये सूरत हाल है, इस पे गौर करना है। मैं इस बात का जवाब दूंगी बिल्कुल, आप, क्योंकि मेरी बात खत्म हो जाती है। देखिए, अगर इतने ही दूध की और शहद की नहरें जो है वो 35 साल में और 40 साल में जिसको आके हमने बंद कर दिया, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका जो पीडीएम इतना 11 पार्टियां एक साथ जुड़ी नहीं है, लेकिन आवाम उनके साथ खड़ी नहीं हो रही। लेकिन फौजिया साहबा, अभी तो फिर परेशानी किस बात की है? अभी तो दूध और शहद में हमारी आवाम पाकिस्तानी, मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान की जो आवाम है वो इतनी बाशऊर हो गई है, उसको पता है कि उसको अपना हक कैसे लेना है। और अगर ये पीडीएम 11 जमातें जो है वो खड़ी हो गई हैं उनका हक दिलाने के लिए, जो 40 साल 50 साल में नहीं दिला सकी,
और वो अब आ गई हैं, वो मतलब सारा चोरों का टोला एक जगह इकट्ठा हो गया और वो चाह रहे हैं कि मतलब अब तो पीडीएम के साथ लोग क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? मेरी बात सुने, अगर आप इमरान खान ने जब पीडीएम लोगों का ही तो इमरान मजमूआ खान माना जा रहा है। नहीं वो चोरों का टोला है। और कितनी सियासी पार्टियां चाहिए आपको? देखें वो किस तरह से देखें, हमें भी पता है कि इस इलाके में किस तरीके से एक तो बात पहले मुकम्मल मुकम्मल बीच आपको पीडीएम के लिए कितनी सियासी जमातें चाहिए? यही तरीका है इन लोगों का, यही तो तरीका है, यही सीख से आए हैं ये यानी कोई बेचारे यूसी भी नहीं की बात भी नहीं बोल आप अभी गूगल के ऊपर रखें, अभी आप गूगल के ऊपर लिखें, आप अभी ट्रस्ट का ही मैं बता रहा हूँ आपको मेरी बहन, गूगल के ऊपर आप लिखें, गूगल के ऊपर आप लिखें सेलेक्टेड वजीर आजम, तो सबसे बड़ी तस्वीर आ जाएगी इमरान खान की। सारी दुनिया बीवी में देखें, आपसे बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया के अंदर ये मौकफ, पूरी दुनिया के अंदर ये मौकफ, पूरी दुनिया के अंदर ये मौकफ आ चुका है। नहीं, मुझे आप एक बात वजीर आजम हमारा सेलेक्टेड है। देखें जी, मुझे एक बात का वाज़ेह जवाब जी 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 कि पीडीएम का जो इजकोले खाता वजूद है, क्या ये संभालेगा अभी आने वाली सियासत? देखिए मैं आपको बताऊं, मुझे बोलने देंगे तो कुछ करेंगे ना, मुझे बताएं, ये बोलने देंगे तो पीडीएम के बेचारों से इनकी आवाज ही निकलती पीडीएम के जलसे के बाद, बेचारे से परेशान हुए हैं। आपके तोड़ने के चौहान को हटा के फिर दो साक्षी का बांध लगा दिया, इनको अपनी पार्टी में एक नहीं बंदा मिला, शेख रशीद को लगा दिया दूसरी पार्टी का इंटीरियर, लेकिन इनकी पार्टी में है लोग नहीं है। देखिए पीडीएम का मैं आपको मुस्तकबिल बताऊं, पीडीएम का मुस्तकबिल रोशन इसलिए है क्योंकि वो जमहूरियत और जमहूर की बात करती है, वो अवाम की बात करती है, वो अवाम के नुमाइंदे हैं। आप देखें कोयटा हो, लाहौर हो, मुल्तान हो, कराची हो, केपीके हो, मर्दान के अंदर चेयरमैन साहब कश्मीर हो, कहीं पे भी आप देखें हर जगह पे आवाम का समंदर है। ये नहीं कि कराची से मैं जीत के यहाँ की सीट छोड़ के कराची के अंदर पीआईए का हादसा हो तो मैं यहाँ आऊं नहीं। जी बिल्कुल, ब्रेक मैं बात कर रहा हूं ना, कहा जा रहा है, ब्रेक ले ले, कोई मसला नहीं, ब्रेक के बाद ज्वाइन कर लेते हैं। ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे कि पीडीएम का जो इजकोले खाता इस वक्त वजूद है वो मुल्क की सियासी इस्तेकाम में कितना किरदार अदा करेगा। ब्रेक के बाद जानते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करेंगे। पीडीएम इस वक्त बड़ी अहम तरीन बड़ा अहम तरीन टॉपिक बन चुका है, मुल्क की सियासत में बड़ा अहम तरीन किरदार अदा होने जा रहा है पीडीएम से। और वो कहा यह जा रहा है कि देखें जी, पीडीएम आने वाले तमाम तर मसलों के हल के लिए हुकूमत को बड़ा टफ टाइम देने वाली है। साहबजादा मौज़म साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उम्मीद रखे अवाम इस पीडीएम के इस मुतअद्दिद एक जो मजमुआ है, क्या ये मसाइल कितने बड़े मजमुए को हल कर पाएगा? सदाकत भाई, आप कह रहे हैं हल करेगा नहीं, असल प्रॉब्लम ये है कि उस आवाम के समंदर को देखकर पीटीआई परेशान हो गई है। जो वफाकी हुकूमत है, जो चीखें निकल रही है ना, लेकिन सर देखें ना, मैं आपको बताऊंगा, तब्दीली भी तो वक्त से पहले ही आ गई थी ना। कल नारा ये था कि तब्दीली आ चुकी है, परसों एडवाइजर ने उनके क्या नाम है इमरान खान के इस्तीफा दे दिया। ठीक है, आपके सामने इस तरह टूट फूट का शिकार हो रही है। इनके अपने लोग इनको छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है पीटीआई का। ये एक सेलेक्टेड जमात बनाई गई और इसका कोई जमहूरी, अगर आप बोले ग्रास रूट के ऊपर, आप मुझे बताएं फैसल वाडा इधर से जीता है बल्दिया से, कोई शक्ल से भी जानता है उस इलाके के अंदर के कौन है ये? कोई उसका ग्रास रूट पे कोई वर्किंग है? कोई है नहीं, इनकी कोई बुनियाद नहीं है। देखिए जो सियासी पार्टियां होती हैं वो जमहूर की बात करती हैं, जमहूर के दरमियान से होती हैं, जमहूर के लोग उसके अंदर शामिल हाल होते हैं। मैं खुद इलेक्शन लड़ा हूं नेशनल असेंबली का, आपको पता, हम अपने हलकों के अंदर मौजूद है, अपने हलकों के अंदर काम कर रहे हैं। जीतना हारना अलग बात, लेकिन लोगों के दुख दर्द में तो साथ खड़े हैं। ऐसे थोड़ी कि मैंने जैसे इससे शुरू प्रोग्राम के अंदर आपने वक्फा ले लिया कि पीआईए का जहाज यहाँ पे कराची के अंदर हुआ, वजीर आजम को वक्त नहीं मिला, बारिशों के अंदर इतना बुरा हाल हो गया, करीब तरीन तो आए नहीं वो करीब से होके फिर गुजर गया था तैयारा जो है ना वो। अब कहने का मकसद ये है कि सदाकत भाई, इस वक्त मुल्क की जो वफाकी हमारी हुकूमत है उसकी रविश ये है कि लोग मरते हैं तो मरने दो। मुझे पीडीएम का एक मजमूई मंशूर बताएं। पीडीएम का पीडीएम के अंदर शामिल तमाम सियासी जमातें एक मजबूत मंशूर रखने वाली एक जमात बिल्कुल, लेकिन मजमूई मंशूर क्या है? मजमूई मंशूर ये है कि लोगों के साथ जो नाहक और नाइंसाफी हो रही है, लोगों को बेरोजगारी, लोगों के अंदर गुर्बत, हुकूमत गिराना है जी, हुकूमत गिराना वाहिद। देखिए हुकूमत तो गिरेगी, वो अपनी हरकतों से गिर जाएगी, लेकिन हुकूमत को
होश दिलाना है कि भाई लेकिन जाग सब जाओ, जमहूरियत 2.5 को साल हो मुस्तहकम गए। करने वाले लोग ही फिर अगर यही जमहूरियत बात- को डिरेल करने की अभी बात मेरी बहन करेंगे। कह रही थी किया जाएगा, फैक्ट्रियां चलेंगी। अरे चल भाई ये रही है सुन सुन भाई। के पक गए हैं हम यार, चल कब रही है, चलेंगी, चला दो चलेंगी नहीं, यार। चल रही और है। ये जो बोल रही है कि कभी कोई फौज और वो नहीं रही, अंपायर की उंगली सबको याद है, उठने वाली है वो सारे हमें सबको बयानात याद है। इसलिए अब एक स्याह दौर से पाकिस्तान की तारीख जो इस वक्त रकम हो रही है, जब हम आने वाली हमारी नस्लें याद करेंगी कि ये 2018 का इलेक्शन एक स्याह भाव है मुल्क की तारीख का, जो कि अभी लिखी जा रही है तारीख। ठीक है, 2.5 साल हम अंधेरे में गुजार चुके हैं, बद से बदतरीन हालात के अंदर मुल्क डूब चुका है। आप कोई भी फील्ड उठा ले, मेरे भाई की बात से मैं इसलिए इत्तेफाक करूंगा क्योंकि वुकला, टीचर्स, डॉक्टर्स, मतलब आप कोई पैरामेडिकल से वॉट एवर यू, मतलब आप किसी भी फील्ड की बात करें, सब सरापा एहतजाज है। तो भाई खुश कौन है? खुश पता है कौन है? जहांगीर तरीन खुश है। वो क्यों? क्योंकि शुगर स्कैंडल है। खुश होने वाले लोगों की लिस्ट जरा बताएं। नहीं, तो खुश होने वाली है जो साहिब इख्तिदार लोग क्योंकि हैं। हर तरफ मायूसी देखिए छाई जो, हुई है ना। हाँ ना, तो उधर असल में वहां पे जो बनी गाला के अंदर जो व्यू है, अवाम यहाँ नीचे पिस रही होती है, वहां का व्यू ही अलग है। वहां पे हर चीज अच्छी अच्छी आती है। लेकिन सर जे हमारे वजीर आजम को जमीयत उलमा पाकिस्तान में भी टीवी खुशी की एक बड़ी लहर दौड़ रही है और मुतवक्का है आज जी जी वजीर आजम आने वाला जो पाकिस्तान जलसा। को, वजीर आजम पाकिस्तान को टीवी पे पता चलता है कि डॉलर बढ़ गया है। वो बोलते हैं मैं सुबह उठा, मैंने टीवी देखा, डॉलर बढ़ गया। अरे यार, ये तो हाल है हुक्मरानों का। इनको पता ही नहीं है कि आवाम की मुश्किलात क्या है, इनको पता ही नहीं है कि गरीब पिसता जा रहा है। जी बिल्कुल, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। फौजिया सिद्दीकी साहब, आपसे जानेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान का आज का दौरा है पंजाब बड़ी अहमियत वाली निगाहों से देखा जा रहा है। मुझे बताइए कि ज़रूरी तरक्की, माशी तरक्की, अमन मान की सूरत हाल पंजाब में ही बैठ के इस चीज का जायजा लिया जा सकता है? नहीं, पंजाब में बैठ के देखें, सबसे बड़ा जो सूबा है ना, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा ही पंजाब है। तो वहीं से बड़े मसाइल हल होने, बड़े मसाइल देखें मुतवक्का वहीं से ही होंगे जब सारे मतलब बैठेंगे और चीजें मामला को उसको पॉलिसी मेकिंग करेगी। उनका जो विजिट है वो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि उन्होंने किन चीजों पे बात की है, या वो आने क्या तब्दीलियां मुतवक्का हैं, अवाम क्या उम्मीद लगा के बैठे? देखिए तब्दीली तो सबसे पहले तो अभी ये जो बात कर रहे थे पेट्रोल बम गिरा दिया, ये पाकिस्तान के अंदर पहली तब्दीली तो ये पहली बात को जवाब तो मैं ये दूंगी कि पाकिस्तान के अंदर माइंस किसने बिछाई, जो इतने बम गिरा दिए, माइंस तो आप लोगों ने बिछा दी। अब हम जो आज भी ये पॉलिसी गई है, खान साहब के पास समरी गई है ओगरा की, तो खान साहब ने कहा कि इसमें हमें कम से कम आप बताएं 13-14 रुपए का इजाफे की बात हुई थी, जिसमें खान साहब ने कहा 6-7 रुपए जो है ना वो अगर इसमें बढ़ते तो ठीक है। अभी वो समरी आई नहीं है, अभी पहले से शोर शुरू हो जाता है ना बहुत सारी चीजों में। जब खान साहब बहुत सारी चीजों के ऊपर एक्शन नहीं लेते, ठीक है एक्शन लेते हैं, लोग कहते हैं चीजें बढ़ जाती हैं। अब खान साहब एक्शन दे रहे हैं और लोग चीजें बढ़ा रहे हैं, नीचे माफिया किसका बैठा है आप ये तो बताएं ना। इतने साल इतने इदारों में इतनी हर चीज के अंदर किसके लोग बैठे हुए, मुझे ये बताएं आप। हमारे लोग तो नहीं बैठे हुए, हमारी तो अब तो आपके लोग बैठे हैं। नहीं, हमारे लोग नहीं बैठे हुए इदारों के अंदर, अभी भी ब्यूरोक्रेसी के अंदर इन्हीं के लोग बैठे हैं। पाकिस्तानी नहीं है, बिल्कुल है पाकिस्तानी। लेकिन बात ये कि पार्टीज की बात हो रही है, आपने जो ब्यूरोक्रेसी घुसाई हुई है, नहीं क्यों नेशनलिटी चेंज कर दे आप? ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो देख रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी किसके साथ चलती रही है? इन लोगों के साथ चलती रही है। ब्यूरोक्रेसी ने बेड़ा गर्क करके रखा है। और आप कहते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो 2.5 साल में, 70 साल का आप कहते हैं गन जो है वो 2.5 साल में हम साफ कर दें। यार थोड़ा टाइम दें आप, थोड़ा सा। 7 साल केपीके में क्या किया? केपीके का भी बता देती हूँ आपको। सेहत सहूलत कार्ड आप देखें ना वहां पे जाके, आपके आम यार मैं विजिट किया, आप यकीन करना के अस्पतालों की हालत आप देखें, आप अपने जिला अस्पताल की हालत देखें। इकदाम तो बहुत से हुए हैं, बहुत इकदाम हुए, जाके आप देखें तो सही। आपने तो शायद विजिट भी नहीं किया होगा, मैं तो विजिट करके किया है, पूरी वीडियो बनाई थी बीआरटी तोड़ के जो दोबारा बनाई ना, बीआरटी का भी कर चुकी हूं, मैं बीआरटी का भी विजिट कर चुकी हूं। और उसके अंदर आपके एक निजी चैनल के ऊपर पूरी रिपोर्ट भी पड़ी हुई है, अगर आपको नहीं देखा तो आप देख ले जाके। नहीं मैंने सारा देखा है, पड़ी हुई है बीआरटी के ऊपर, ठीक है। बीआरटी के ऊपर बात करते हैं, सेहत के ऊपर बात करते हैं, केपीके आप जाके तो देखिए ना। इस वक्त बेड़ा गर्क करके रखिए आप। मुझे बताइए, देखिए मुझे बताइए इस वक्त देखिए ना, देखिए मैं इस वक्त ताजिर बिरादरी के लिए आपका मौक़िफ़ लेना चाहूंगा। फौजिया सिद्दीकी साहब, देखिए फौजिया सिद्दीकी, मैं इस वक्त देखिए ताजिर बिरादरी मुल्क में बड़ी तशवीश का, बहुत ज्यादा तशवीश का आलम ताजिर बिरादरी में पाया जाता है। लेकिन मुझे बताइए ना कि आज दौरा पंजाब ताजिर बिरादरी के जख्मों पे कितना मरहम रखेगा? क्योंकि उससे पहले ही आज की जो हेडलाइन दे दी गई वो तो 13 से 15 रुपए पेट्रोल पंप गिराने की हेडलाइन तो जा चुकी है। क्या उसके जवाब में ये इजलास किए जा रहे हैं? मुझे बताइए। नहीं, उसके जवाब में नहीं, बहुत सारे और मामला चल रहे हैं मुल्क में। अमन अमान की
मामला भी देखे जा रहे हैं। और देखें अभी ये शाम में जब रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा ना कि किस किस चीजों पे बहस हुई है या बात हुई है, या किस चीज को एक्सेप्ट किया गया, किस चीज को रिजेक्ट किया गया। मैं तो नहीं यहाँ पे बैठ के पॉलिसी बना रही ना, पॉलिसी तो खान साहब बनाएंगे या नीचे उनकी जो पूरी टीम है वो बनाएगी। मैं तो पॉलिसी मेकर नहीं हूँ, मैं ना MNA हूँ ना MP हूँ, मगर मैं बात कर सकती हूँ, वो डिफेंड कर सकती हूँ जो मेरी पार्टी और जो मेरा इमरान खान साहब जो इस वक्त देख रहे हैं, और जो मुझे भी पता है कि नीचे क्या काम हो रहे हैं, क्या रिफॉर्म्स हो रही हैं। अगर आप बैठ के अपने घर में बैठ के आप कह रहे हैं कि आपने इलेक्शन लड़ा या व्हाटएवर आपने जो भी किया, मुझे ये बताएं, आप हमारे MNAs MPs को बोल रहे हैं एक मिनट आप वो बोल रहे हैं कि वो उठ के आ गए और उनको पता कुछ नहीं था। मेरी बात सुने, हम ये जिस तरह से और पार्टियों में बोलते थे ना कि खंबा भी खड़ा कर दोगे तो उसको वोट मिल जाएगा, इमरान खान की ईमानदारी के ऊपर, क्योंकि हमारा नजबुल ऐन जो था इलेक्शन में आने से पहले ही हमारा काम था अवाम की भलाई, अवाम की देखिए हमारा हमारी नमल यूनिवर्सिटी खड़ी है तो पहले से कौन सी खड़ी हुई है? लोग ये तो पहले से बनी हुई है ना, पाकिस्तान के लोगों ने चंदे के ऊपर खड़ी हुई है मेरे भाई। आपने कौन सी चंदे के ऊपर खड़ी हुई है। कैसी बात है? उमैया साहब मुझे आपके मुल्क का जवाब दीजिए। कौन सी बातें पता नहीं है, पता नहीं हम कब तक खामोगी मुझे की नहरें पहले बन गई पाकिस्तान। उमैया साहब कब तक मुल्क में वेलफेयर कार्ड खेला जाता रहेगा? कब तक सियासी जमातें, हुकूमती पार्टियां, हुकूमत भी क्या आज ये वक्त आ चुका है पाकिस्तान के हुकूमत भी वेलफेयर कार्ड खेल रही है? देखिए मेरी अर्ज सुने, अभी ये इस पे भी मैं आता हूँ। वेलफेयर स्टेट तो बिल्कुल नहीं, वेलफेयर कार्ड कब तक खेला जाता है? नहीं, देखें वेलफेयर कार्ड सही है, ठीक है, खेल रहे हैं, लेकिन कुछ भी है यहाँ बहरहाल शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वो जो उनका प्रोग्राम था वो इसीलिए था ना कि मुल्क के जो गरीब आवाम है उनको जो है इससे फायदा हो। और देखें हमारे जो देहातों में मतलब बहुत कसीर तादाद में खवातीन को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत उनको रकम मिलती रही है। वो तमाम लोग बेचारे रांगे दरगाह हो गए भाई। वो एक अच्छा प्रोग्राम था, उस पर कभी किसी ने इख्तलाफ नहीं किया। उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब की भी गवर्नमेंट रही है और दीगर लोग पीपल्स पार्टी के दौर में जो उनके साथ इत्तेहादी थे, कभी किसी ने इख्तलाफ नहीं किया। वो सब उस प्रोग्राम को चलाते रहे। ये अच्छे लोग आए हैं कि एक चलता फिरता प्रोग्राम के बस गरीब के मुंह से जो रोटी है वो भी छीन लो। भाई ये कौन सी बात है? लेकिन ये तो अभी की बात करते हैं, उस पर अमेंडमेंट करके उन्होंने बिल लाई है इनके कहने के मुताबिक। सर किस कहा मुझे तो बताइए, किस सेक्टर, किसी एक सेक्टर में मुझे बेहतरी बता दीजिए। तो आप देखिए ना, आवाम अपना मौक़िफ़ तो दे रही है ना, कभी क्या दे रही है? जो रूटीन से मिलता था ज्यादा के चक्कर में उनको अभी वो भी थोड़ा सा परेशानी का शिकार हो गया। अरे मैं यही तो बता रहा हूँ। अभी ये मेरी ये फौजिया साहिबा फरमा रही थी कि जी मैं कोई आई एम नॉट अ पॉलिसी मेकर। अभी इन्होंने कहा तो भाई ठीक है, आप पॉलिसी मेकर नहीं है तो व्हाई आर यू डिफेंडिंग इट? तो अभी तक इनको यही अरे सर मेरी दरखास्त तो सुन ले, आपका भी कोई मौक़िफ़ है या नहीं है? ये कौन सी बात है कि जो मेरी पार्टी पॉलिसी होगी वो जो आएगी मैं उसको डिफेंड। यहाँ वो बात नहीं है, मेरी दरखास्त सुन ले, यहाँ बात है। अब आपने जैसे PDM वाली अभी आपने बात की, बिल्कुल ठीक काम हो रहा है। और देखिए PDM जो है ना वो मुख्तलिफ जमातों का एक इत्तेहाद है जो निकला है इस मुल्क के गरीब आवाम को उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिलाने को। असल बात यह है कि इस मुल्क के अंदर आइन मौजूद है और कोई भी उस आइन पर इम्प्लीमेंट करने को तैयार नहीं है मौजूदा हुकूमत में। तो वो इसलिए निकले, उनका कोई इलेक्शन वाला अलायंस नहीं है। मे भी वो मुस्तकबिल करीब में हो जाए, लेकिन फिल वक्त वो जो चाहते हैं वो इसमें इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती के लिए निकले। और उनका बेसिक मुतालबा ये है कि सन 2018 का इलेक्शन जो है वो बदतरीन तरीके से चोरी किया गया और उन पर एक वो सिलेक्टेड कहते हैं, ठीक है, लेकिन तहकीकाती कमीशन भी तो इसका हल हो सकता है सर। जैसे माजी की हुकूमत में हुआ है सर, मेरी कौन सा तहकीकाती कमीशन सर चैलेंज किया जा सकता है? सर मेरी अर्ज तो सुन ले, मेरी अर्ज सुन लेना, मेरी अर्ज सुन मेरी दरखास्त तो सुन ले। कैसा तहकीकाती कमीशन मेरे भाई? इस मुल्क के एक इलेक्टेड वजीर आजम को साकिब निसार जैसे जज ने निकाल बाहर किया, किसी की आवाज नहीं निकल रही। ये कौन सी बात है? अब आप कोई कमीशन बना दें तो ठीक है, इलेक्शन कमीशन
कब से केस पड़ा हुआ है पीटीआई का फॉरेन फंडिंग का। सर्दियों का माहौल चल रहा है ना। अरे सर कितनी सर्दियां गुजर गई, देना उस पर फैसला। आने वाला मार्च को चलिए अल्लाह करे ना, अल्लाह करे आ जाए से क्या होगा। लेकिन कुछ चीजें फ्रीज भी तो रहती हैं ना। बात यह है, मेरी अर्ज सुन लें, फिर अभी रिसेंट पास्ट में नवाज शरीफ के ऊपर नैब में वो कौन था बेचारा, अल्लाह उसकी मगफिरत करे उस जज की, वो जो जिसने नहीं जिसने अभी सजा दी है वो नवाज शरीफ को, जो नवाज शरीफ साहब को जो सजा हुई वो जज का इंतकाल हो गया जी। तो अरशद मलिक, तो वो अरशद मलिक जो है वो कहता है भाई मुझे माफ करो, मुझे तो डरावने ख्वाब आते हैं, मुझ पर बड़ा दबाव डाला गया, मुझसे बड़ा जुल्म हो गया, मैंने एक बेगुनाह आदमी को जो है वो सजा सुना दी। अरे भाई किस उस कमीशन की बात करते हैं, ये वो जज कह रहा है जिसने सजा दी है और वो कहते हैं वो सजा बरकरार है, वो उसमें मफरूर है। भाई कोई पूछने वाला है कि यानी जो जज है अरशद मलिक, वो अल्लाह पाक उसकी मगफिरत करे, वो तो चला गया दुनिया से, तो वो जज जो है उसको इन्होंने सस्पेंड कर दिया, बाद में बरतरफ कर दिया, लेकिन वो सजा मौजूद है। जी भाई ये तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए मुल्क की सियासत की इस वक्त जो जितनी भी सरगर्मियां चल रही हैं, इसमें क्या कोई इलेक्शन कमीशन का किरदार अदा नहीं कर सकता? क्या वोटों की गिनती, बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद या सोसाइटी का एक री प्लान, क्या इसमें ये चीजें तब्दीली लाई जा सकती? सर देखिए, लाई गिराना ही वाहिद हल है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लाई जा सकती है, लेकिन लाया नहीं जा रहा ना। प्रॉब्लम यही तो है, जो भाई ने बात की, जो सेलेक्टर्स वाली जो बात है, वो इशू यही है। देखें, करप्शन के जो केसेस हैं वो किसके खिलाफ खुलते हैं? पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। जो ज्यादा बात करेगा हुकूमत के खिलाफ, उसके खिलाफ नैब केस खोल देगी। जो हकीकी तौर पे करप्शन के अंदर मुलव्विस है, वो कोई अपने बेटे के साथ जहाज में यूके रह के आ रहा है, तो कोई बहन जो है वो दुबई रह रही है। मतलब ये है, तो एक दोहरा मेयार है लोगों को देखने का, पाकिस्तानियों को जज करने का एक दोहरा मेयार है। वो जो चश्मा है ना, वो चश्मा क्या करता है? वो चश्मा ये करता है कि जो इस हुकूमत के खिलाफ बात कर रहा है उसको अंदर कर दो, और जो मुतालबात भी तो वाज़ेह नहीं, मुतालबात वाज़ेह, मैं कंप्लीट नहीं कर शोर करने का कोई फायदा नहीं है, तसल्ली से बर्दाश्त करें। 2.5 साल हो गए मजे लीजिए, एंजॉय करते हैं। मौक़िफ़ इस वक्त मुल्क की सियासत को तब्दील करने के लिए है, वो वाहिद यही है कि हुकूमत गिराई जाए। लेकिन क्या हुकूमत गिराने से मसाइल हल हो सकते हैं? क्या इलेक्शन कमीशन को बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद करके इलेक्शन कमीशन को अपना किरदार अदा नहीं करना चाहिए? क्या मुल्क में जो फ्रीज तहकीकात हैं उन्हें दोबारा रीओपन करके इनके जख्मों को मरहम नहीं रखा जाता? जानते रहेंगे नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।